हम उपस्थित हुए हैं CTET हिंदी भाषा शिक्षण के साथ। देखिए दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से यह तय करेंगे कि वास्तव में चंद्रा इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो भी दिया जाएगा वो व्यवस्थित दिया जाएगा। मैंने आज इस वीडियो में जो है केवल आपके लिए कुछ पॉइंट्स उठाए हैं जो भाषा शिक्षण के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। जैसे भाषा क्या है, शिक्षण क्या है, मातृभाषा क्या है, संप्रेषण क्या है, क्षमा करें, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, बिल्कुल बेसिक प्रथम भाषा क्या है, बिल्कुल शिक्षण के बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम समझिए कि अ से शुरू किया है हमने। और मेरे साथ, और यही नहीं, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक जोरदार टिप बताऊंगा, एक जोरदार तरीका बताऊंगा कि किस तरह से शिक्षण को आसान बनाया जाए। शिक्षण जिसे आप बहुत डरते हैं, आपको लगता है कि बहुत बड़ा हुआ है, उस चीज को कैसे आसान बनाया जाए ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, और लगेगा कि हाँ सच में हमें कुछ बताया गया। तो मेरे दोस्त, आइए शुरू करते हैं। देखिए, यदि हम हिंदी भाषा शिक्षण की बात करें मित्रों, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाषा क्या है। तो दोस्त याद रखिएगा, भाषा वो है जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उसके भावों विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा। तो देखिए, जिसके द्वारा हम अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे के भावों विचारों को सुनते और समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मान लीजिए कि आप हमारे साथ कक्षा में उपस्थित हों, तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर आपने मुझसे कोई प्रश्न किया, मैंने वो प्रश्न सुना और उसका उत्तर दिया, तो हमारे आपके बीच यह जो संवादों का आदान प्रदान है, इसी को भाषा कहते हैं। तो आप, उम्मीद करता हूं, बेहतर समझ गए होंगे भाषा को। लेकिन दोस्त, एक बात और भी ध्यान में रखिएगा कि हम भाषा की बात तो कर लिए, भाषा की चर्चा तो हमने की, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? भाषा शिक्षण। तो शिक्षण क्या है? तभी तो हम भाषा और शिक्षण को जोड़ करके एक कॉमन परिभाषा बना पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको थोड़ा सा शिक्षा के इतिहास की ओर ले चलता हूं, बहुत बेहतर आप शिक्षण को समझ पाएंगे। देखिए, पहले हमारे यहाँ शिक्षण कैसी होती थी? गुरुजी एक पेड़ के नीचे बैठ करके बोल देते थे, बच्चा सुन करके याद कर लेता था, दैट्स ऑल। लेकिन जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, समाज विकसित होता गया, संस्कृति विकसित होती गई, वैसे वैसे शिक्षण में नवीन तकनीकों का, नवीन जो है तरह के उपकरणों का, अन्य चीज़ों का प्रयोग होने लगा। अब पेड़ के नीचे का जो स्थान था वो स्थान क्लासरूम ने ले लिया और 10 बच्चों की जगह एक क्लासरूम में 50 बच्चे बैठने लगे। इस तरह से जो है शिक्षण का स्वरूप बदल गया। तो दोस्तों, अब ये चीज समझिए कि जब शिक्षा का स्वरूप बदला तो कक्षा का स्वरूप भी बदला, और जब कक्षा का स्वरूप बदला तो कक्षा में अलग अलग तरह की समस्याएं आने लगी। अब भाई, एक कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं तो हर बच्चा एक ही मानसिक लेवल का नहीं है, हर बच्चे का मेंटल लेवल अलग अलग है, हर बच्चे की समझने की क्षमता में भी कुछ अंतर है। दूसरी चीज है, उसी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कंसंट्रेट होते हैं, कुछ कंसंट्रेट नहीं होते हैं, कुछ बच्चे हैं जो शैतानी करते हैं। तो बच्चे अलग अलग तरह के हो गए, अलग अलग तरह की उनकी प्रतिभा हो गई। तो सबसे बड़ी समस्या ये आई कि अब इन सबको मैनेज कैसे किया जाए। गौर से सुनना मेरी बात दोस्त। तो इन सबको मैनेज कैसे किया जाए, तो इसके लिए किसका जन्म हुआ? शिक्षण का। शिक्षण। अब आप शिक्षण की एक पृष्ठभूमि समझ गए। अब मैं इसके वास्तविक अर्थ पे आता हूं कि शिक्षण का अर्थ है कक्षा में। देखिए, शिक्षण का एक सामान्य अर्थ सीखना लिख दिया जाता है, सीखना, सिखाना। क्या सीखना, किसको सिखाना? तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि कक्षा में बच्चों के समस्याओं को किस तरह से सॉल्व किया जाए। दूसरी चीज, हम अपनी क्लासरूम टीचिंग को किस तरह से अधिक रोचक बनाएं जिससे बच्चे का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो। इन दोनों चीजों को संयुक्त रूप से शिक्षण कहा गया। तो देखिए क्या कहा गया, कक्षा पठन पाठन को और रुचिकर बनाना।
पहली बात मैंने कहा ना कि कैसे और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, तो कक्षा पठन पाठन को, क्लास की जो स्टडी है उसे और रुचिकर बनाना तथा इस दौरान आने वाली समस्याओं का सम्यक रूप से समाधान करना ही शिक्षण है। अब आप शिक्षण समझ गए, भाषा को समझ गए और शिक्षण को समझ गए, तो अब हम दोनों को जोड़ लें तो भाषा शिक्षण की परिभाषा बन जाएगी। तो भाषा शिक्षण का अर्थ है अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करते समय कक्षा में अध्यापक और बच्चों के मध्य जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान करना और अध्यापक द्वारा कक्षा शिक्षण को और अधिक रुचिकर तथा प्रभावी, कक्षा की टीचिंग को, कक्षा की शिक्षा को और रुचिकर तथा प्रभावी बनाना, इसी को सम्यक रूप से कहते हैं भाषा शिक्षण। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया। भाषा शिक्षण क्या है? बालक जब टीचर पढ़ा रहा होता है उस समय वो कौन सी विधियों का प्रयोग करे जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हो सके, वो उनको कंसंट्रेट कर पाए, उनको अधिक सिखा पाए और इस बीच उनकी जो समस्याएं आती हैं उनका किस सरल ढंग से वो निदान कर दे। ठीक है, यही चीज जो है भाषा का शिक्षण है। ठीक, तो अब हमने देखा भाषा क्या है, शिक्षण क्या है, और हमने भाषा और शिक्षण को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, दोनों की परिभाषा पढ़ ली। अब इसके बाद हम चलते हैं दोस्त दूसरे अपने पॉइंट पर, भाषा के प्रकार। देखिए, भाषा भावों के विचारों का आदान प्रदान भाषा है, लेकिन भाषा कितने तरह की होती है? तो नॉर्मली आपको कहीं कहीं लिखा मिल सकता है कि भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, परीक्षा के लेवल पर व्याकरण की दृष्टि से भाषा के 2 ही प्रकार पाए जाते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो भाषा कितने तरह की है? मौखिक और लिखित। अब आइए देखते हैं मौखिक भाषा क्या है। तो बोलकर विचारों को व्यक्त करना, जब हम ओरली बोलकर मौखिक रूप से अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं तो उस भाषा को कहते हैं जो है मौखिक भाषा। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूं, जैसे समाचार वाचक समाचार पढ़ता है, बोलकर अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है। कोई कवि अपनी कविता पाठ करता है, बोलकर भाव विचारों को व्यक्त करता है। मोदी जी भाषण देते हैं, बोलकर भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। कहीं भी कक्षा में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता है तो हम बोलकर अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये सारे हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। दूसरा हम आते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब है लिखकर अपने भाव विचारों को व्यक्त करना। जैसे समाचार पत्र, अब आप न्यूज़पेपर लेते हैं तो वो बोलता थोड़ी है न्यूज़पेपर में लिखा रहता है ना कि भारत ने न्यूजीलैंड को 75 रनों से पराजित किया, तो ये लिख करके है। दूसरी चीज लेटर, जब हम किसी को पत्र लिखते हैं, ठीक, तो उसे वहां भी हम लिखकर अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। जब आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं, कोई पत्रिका पढ़ते हैं, तो इन सब जगहों पर हम क्या करते हैं? लिखकर अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। दोनों की परिभाषा दे दी आपको और दोनों के अलग अलग उदाहरण दे दिए। लेकिन दोस्तों, यदि हम संप्रेषण की बात न करें तो भाषा की चर्चा अधूरी रह जाएगी। यदि हम संप्रेषण की बात नहीं करेंगे तो भाषा की चर्चा अधूरी रह जाएगी। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण क्या है? तो दोस्तों देखिए, आपको एक बहुत सरल शब्दों में उदाहरण देता हूं, बहुत आसान शब्दों में समझाता हूं, एक बार में आप समझ जाएंगे। जैसे आप कल्पना करिए कि मेरे साथ आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, आप सामने की टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं जो है खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं। अब मैंने आपसे बात विचार किया, मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, आपने उस प्रश्न का उत्तर दिया। अब देखिए, जब मैंने प्रश्न पूछा, आपने उस प्रश्न को सुना और समझा, देन आपने उस क्वेश्चन का आंसर दिया, उसे मैंने सुना और समझा और मैंने बताया कि आपका उत्तर सही है या नहीं सही है, चाहे जो भी हो। तो जब हमने अपने भाव विचारों को आप तक व्यक्त किया और आपने अपने भाव विचारों को हम तक व्यक्त किया, हम दोनों ने एक दूसरे के भाव विचारों को सुना और समझा, यह तो भाषा हो गई ना। लेकिन इस आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। अब आप समझ गए होंगे संप्रेषण क्या है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब मैंने बोल करके जो व्यक्त किया और आपने सुना समझा, और आपने बोलकर जो व्यक्त किया मैंने सुना समझा। ये आदान प्रदान तो भाषा है, लेकिन इस आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, एक जो चेन है, एक जो सिस्टम है, इसी को कहते हैं संप्रेषण।
आसानी से समझ में आया? तो आइए देखते हैं क्या लिखा है यहां। जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा वह उन्हें सुनता और समझता है तथा उसके विचार को हम सुनते और समझते हैं तो यह प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। तो संप्रेषण क्या है? एक प्रक्रिया है, ठीक। और यह प्रक्रिया किस माध्यम से संभव है? भाषा के माध्यम से संभव है। भाई एक बात बताइए, हम भाषा द्वारा ही तो अपने भावों विचारों को व्यक्त करेंगे, तो यह प्रक्रिया कैसे संभव होगी? भाषा के द्वारा। अगर भाषा ही ना हो तो संप्रेषण होगा ही नहीं, क्योंकि जब विचारों का आदान प्रदान होगा ही नहीं तो प्रक्रिया अपने आप जीरो हो जाएगी। भाई आपके पास रॉ मटेरियल होगा नहीं तो बनाएंगे क्या ना? तो सीधी सी बात है, भाषा रॉ मटेरियल है और उसकी जो प्रक्रिया बनाने का सिस्टम है वो है संप्रेषण। तो सीधी सी बात है दोस्त कि भाषा, अब आइए संप्रेषण के बारे में कुछ खास बातें देखते हैं। संप्रेषण भाषा का अनिवार्य अंग है। सही कहा मैंने? ये सारे सीटेट के क्वेश्चन की पंक्तियां हैं, उठाकर पेपर देख लीजिएगा, मेरे कहे पर न जाइए। ये सारे सीटेट के क्वेश्चन की पंक्तियां हैं। संप्रेषण भाषा का अनिवार्य अंग है। सही बात है भाई, यदि संप्रेषण नहीं होगा तो भाषा का महत्व ही क्या रहेगा? हमने केवल बोल दिया, आपने न सुना न समझा न उसका कोई उत्तर दिया, तो क्या ये भाषा हुई? नहीं हुई। भाषा तब हुई जब मैंने बोला, आपने सुना समझा, आपने उत्तर दिया, मैंने सुना समझा, इसको भाषा कहते हैं। और यही प्रक्रिया तो संप्रेषण है। तो इसलिए जो है संप्रेषण भाषा का अनिवार्य अंग है। बिना संप्रेषण के भाषा संभव नहीं है। दूसरी चीज, संप्रेषण का माध्यम भाषा होती है। बिल्कुल सही बात एकदम कहा गया। भाई हम संप्रेषण तो एक प्रक्रिया है केवल, लेकिन वह प्रक्रिया किस माध्यम से संपन्न होती है? भाषा के माध्यम से संपन्न होती है। तीसरी चीज, संप्रेषण के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए। यह बात भी बिल्कुल सत्य है दोस्त। आप अकेले से संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। संप्रेषण का मतलब क्या है? विचारों का आदान प्रदान की प्रक्रिया। तो आपने प्रदान किया, वहां आदान हुआ, वहां से आदान हुआ, आपने प्रदान किया, तो ये जो आदान प्रदान है ये कम से कम 2 के मध्य है। तो ये बात ध्यान रखना। संप्रेषण समझ गए? संप्रेषण से संबद्ध 3 महत्वपूर्ण बातें समझ में आई। अब चलो दोस्त अगली चर्चा करते हैं मातृभाषा। मैंने कहा आज मैंने यहां एकदम बिल्कुल पहले चैप्टर से रिलेटेड छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट लिए हैं और आपको बेहतर क्लियर कराएंगे। दूसरी चर्चा करते हैं मातृभाषा। देखिए दोस्तों, अगर मातृभाषा शब्द की आप बात करें तो मातृ का मतलब होता है मां, भाषा माने भाषा। तो मातृभाषा का मतलब हो गया मां की भाषा, अर्थात वह भाषा जिसे हम मां से ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसे हम मां से ग्रहण करते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। लेकिन यहां एक प्रश्न बनता है दोस्त, क्या? मैंने यहां क्वेश्चन एक लिखा है, उसका उत्तर दूंगा और उसी से इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। प्रश्न यह है, एक बालक की मां भोजपुरी बोलती है तो उस बालक की मातृभाषा होगी भोजपुरी, हिंदी, दोनों हुई नहीं? खटाक से उत्तर दीजिए। देखिए, यदि हम मातृभाषा का मतलब केवल मां से ग्रहण की हुई भाषा लें तो भाई मां भोजपुरी बोलती है तो बालक भोजपुरी सीखेगा, सीधी सी बात है। तो सही उत्तर भोजपुरी होना चाहिए, लेकिन ना, भोजपुरी नहीं। क्यों? अब समझिएगा, भोजपुरी कोई भाषा है? नहीं है। भोजपुरी तो हिंदी भाषा की एक बोली है। तो याद रखना दोस्त, उस बच्चे की मातृभाषा भोजपुरी नहीं होगी बल्कि हिंदी होगी। क्यों? क्योंकि यहां हम भाषा की बात कर रहे हैं, हम बोली की बात नहीं कर रहे हैं, हम मातृभाषा। तो मां भोजपुरी बोलती है अगर, तो वो हिंदी भाषा का अंग है, इसलिए उस बच्चे की मातृभाषा जो है हिंदी होगी, न कि भोजपुरी। तो आप इस बात को समझ गए कि यदि परिवार में, परिवेश में कोई बोली बोली जाती है तो बच्चे की वो बोली जिस भाषा की होगी, बच्चे की मातृभाषा वो होगी। हां, यदि मां खड़ी बोली हिंदी बोलती है तो उस बच्चे की मातृभाषा खड़ी बोली हिंदी होगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यदि मां कोई बोली बोलती है तो उस बच्चे की मातृभाषा वह भाषा होगी जिसकी बोली मां द्वारा बोली जाती है। बात स्पष्ट हो गई? ये क्वेश्चन सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं, प्रथम भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज। देखिए, मैंने अभी बालक को नहीं लिया है, यहां मैंने बालक को नहीं जोड़ा, हम केवल भाषा की बात करते हैं।
ना। किसी बच्चे की प्रथम भाषा क्या होती है, अभी यहाँ सांकेतिक भाषा या बलबलाना जैसे चीजों का प्रयोग ही नहीं करना है हमें। ये तो हम तब लाएंगे जब भाषा पर हम बालक को अभी जोड़ेंगे, तब भाषा की बात करेंगे, तब ये चीजें आएंगी। अभी हम ये कह रहे हैं किसी बालक की प्रथम भाषा क्या है। तो याद रखिएगा, जिस भाषा में वह बालक पढ़ना लिखना प्रारंभ करता है वही भाषा उसकी प्रथम भाषा है। अब जैसे एक बात उठी तुरंत, मान लीजिए चलिए हम खड़ी बोली हिंदी क्षेत्र के हैं, हमारी मातृभाषा खड़ी बोली है, हमने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ना शुरू किया, हमने स्कूल जाना शुरू किया, वहाँ भी हिंदी में हमें पढ़ाया गया, तो हमारी मातृभाषा भी हिंदी है, हमारी प्रथम भाषा भी हिंदी हो गई। लेकिन क्या मातृभाषा और प्रथम भाषा में अंतर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है दोस्त। मान लीजिए एक बच्चा बंगाली परिवेश का बच्चा है और उसके माता, जब वो पढ़ने लायक हुआ तो उसके माता पिता इलाहाबाद आ गए, उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया। अब उसका स्कूल जो है हिंदी जो है परिवेश में आया, तो उस बच्चे की मातृभाषा तो बंगाली होगी। क्यों? क्योंकि वो उसने जो है उसकी भाषा, माँ की भाषा तो बंगाली है, तो बंगाली एक भाषा है तो ठीक है, उसकी मातृभाषा तो बंगाली होगी। लेकिन उस बच्चे की प्रथम भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। क्यों? क्योंकि उसने हिंदी में पठन पाठन प्रारंभ किया। तो यहां हमने 3 बात सीखी दोस्तों, गौर करना। क्या? नंबर 1, बच्चे की प्रथम भाषा क्या है? वह भाषा जिसमें वह पढ़ना लिखना प्रारंभ करता है। नंबर 2, बच्चे की प्रथम भाषा और मातृभाषा एक भी हो सकती है। नंबर 3, बच्चे की प्रथम भाषा और मातृभाषा अलग अलग भी हो सकती है। जैसे पहली केस जो हमने आपको दिखाया कि बच्चा उत्तर प्रदेश का है और यहीं पढ़ लिख रहा है, तो उसकी मातृभाषा प्रथम भाषा दोनों हिंदी होगी। लेकिन बच्चा बंगाल का है या बच्चा उड़ीसा का है और वो इलाहाबाद में आकर के उसके माता पिता हैं और यहाँ पढ़ना प्रारंभ कर रहा है, तो उसकी प्रथम भाषा हिंदी होगी, मातृभाषा उड़िया या बंगाली होगी। ठीक, अब आइए अगली चर्चा करते हैं। देखिए यहां एक उदाहरण स्पष्ट लिखा है मैंने, ताकि आप इस चीज को बेहतर समझ पाएं कि यदि बंगाली परिवार का बालक हिंदी में पढ़ना लिखना प्रारंभ करता है तो उसकी प्रथम भाषा हिंदी होगी, और यदि मातृभाषा की बात करें यहां तो उसकी मातृभाषा बंगाली होगी। नंबर 3, अब अगली चर्चा पर आते हैं, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है? तो दोस्तों याद रखना, किसी भी देश के, जो एक नियमतः कहा जाता है, किसी भी देश के मिनिमम 70% नागरिक जिस भाषा को बेहतर ढंग से बोलते और समझते हैं वही उस देश की मातृभाषा कहलाती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं वह भाषा जो पूरे देश में बोली और समझी जाती है उसे उसके राष्ट्रभाषा कहते हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। जब संविधान बन रहा था, हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा देने की बात चली, दक्षिण के राज्यों ने विरोध कर दिया। उस समय यह भी हुआ कि भाई ठीक है, दक्षिण, पूर्वी, उत्तर, पूर्वी भारत, ठीक है, ये सब हिंदी के ही राज्य हैं, भारत के ही अंग हैं, लेकिन यहाँ हिंदी न तो बेहतर ढंग से बोली जाती है न बेहतर ढंग से समझी जाती है। तो जब व्यापक स्तर पर हिंदी बोली समझी नहीं जाती तो हिंदी मातृभाषा कैसे बनेगी? तो ये था कि अगले 15 वर्ष तक जो है हिंदी को बनाने का प्रयास करिए, वो 15 साल अभी आया ही नहीं। तो मातृभाषा क्या है? देश के अधिकांश लोग जिस भाषा में बोलते, पढ़ते, लिखते, सुनते, समझते हैं वो मातृभाषा है। हिंदी की कोई भारत की कोई मातृभाषा नहीं है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। चलिए अगली चर्चा करते हैं, राजभाषा। मातृभाषा के बाद राजभाषा क्या है? तो दोस्त याद रखना, राजभाषा का मतलब ही होता है राजकाज की भाषा। राजकाज की भाषा अर्थात शासन की भाषा, ठीक है। तो जो भाषा सरकार के कामकाज की भाषा होती है उसे राजभाषा कहते हैं, और भारत की राजभाषा हिंदी है। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, बल्कि हिंदी क्या है? भारत की राजभाषा है। और एक पॉइंट मैं यहां बता दूं, यह पॉइंट कई परीक्षाओं में आया है। संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों प्रथम वीडियो के लिए इतना ही। देखिए अभी मैंने आपको एक चीज कहा था कि लास्ट में आपको एक टिप्स दूंगा कि कैसे शिक्षण पढ़ा जाए। सुनिए दोस्तों, शिक्षण किताब खोलकर जब पढ़ेंगे तो परीक्षा में जाकर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटे और ढंग से समझना। अगर आप किताब खोल करके हरदम पढ़ते रहेंगे, नोट से पढ़ते रहेंगे शिक्षण का परीक्षा में, क्योंकि सीटेट में डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन कम फंसते हैं, व्यवहारिक उस समझ से प्रश्न फंसते हैं। तो मैं आपको बताऊं तरीका किस तरह से पढ़ना है।
क्या करिए, जैसे आज मैंने आपको जितने पॉइंट डिस्कस कराए, भाषा क्या है, शिक्षण क्या है, भाषा कितने प्रकार की होती है, संप्रेषण किसे कहते हैं, मातृभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, इन पॉइंट्स को ढंग से पढ़िए, समझिए और किताब बंद करके एक एक पॉइंट हेडिंग नोट कर लीजिए और एक एक हेडिंग को अपने ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास करिए। यदि आपने किताब बंद करके एक बार व्याख्या कर ली तो शिक्षण में एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसकी मैं लिखित गारंटी लेता हूं। और पूरा शिक्षण इसी तरह से पढ़ना दोस्त। ये सोचो कि हम किताब नोट्स खोल के पढ़ रहे हैं और हमें इस समय याद रहा है, तो ये पढ़ाई नहीं है। शिक्षण को पढ़ना नहीं पड़ेगा, शिक्षण को यहां बिठाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा, तब शिक्षण आएगा और तब शिक्षण आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब बालक को शिक्षण से जोड़ेंगे और फिर बालक की बात प्रारंभ करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।